एकल अभियान राज्य स्तरीय कबड्डी खेल लखनऊ में हुए। भारत कबड्डी लीग में अपने मध्य भारत संभाग 13 खिलाड़ी गए थे, जिसमें अंचल सेंधवा से साहिल कुंवर, भावेश पाटिल, पवन सिरसाट, इन 3 खिलाड़ी का चयन हुआ। और ये खिलाड़ी इससे पहले इंदौर में जिला स्तरीय कबड्डी टीम में गए थे और वह फाइनल जीतकर राज्य स्तरीय खेल में अपना नाम जोड़ा। और लखनऊ में भारत कबड्डी लीग में भी जीत के इस शानदार प्रदर्शन को लेकर पानसेमल में दोनों स्थानीय खिलाड़ियों की भव्य स्वागत हुआ। नगर के बस स्टैंड से लेकर प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए ढोल ताशों पर दोनों खिलाड़ियों का विजय जुलूस निकाला। परिवारजनों व नगर के लोगों के साथ भाजपा जिला महामंत्री अनूप मिश्रा व भाजयुमो पूर्व जिला अध्यक्ष राम सोनाने ने बस स्टैंड पर दोनों विजय बच्चों की अगवानी की वरिष्ठ समाजसेवी व संघ के श्री राजेंद्र जी जगताप व नगर परिषद अध्यक्ष पानसेमल शैलेंद्र भंडारकर ने अपने प्रतिष्ठान पर फूलमाला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। घर पहुंचने पर बच्चों ने सबसे पहले उस कबड्डी मैदान को शीश नवाकर प्रणाम किया जहां वे कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं। उसके उपरांत नगर के समाजसेवी पंडित श्री भट्टू कुलकर्णी द्वारा भी बच्चों को स्वागत कर आशीर्वाद दिया गया। इस सफलता से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। आज आप उपलब्धि हासिल करके आए हो लखनऊ से, किस प्रकार की प्रतियोगिता रही है और क्या प्रेरणा आपको दी है और किनका आप धन्यवाद करना चाहते हैं? निवासी पानसेमल का हूँ। तो जो लीग थी भारतीय कबड्डी लीग, उसमें हम मध्य प्रदेश की तरफ से गए थे। उसमें हमारे 2 खिलाड़ी का चयन हुआ। हमारे प्रयत्न रहेगा कि आगे जाके भी अच्छा करें। बहुत कम संसाधनों में आपने उपलब्धि हासिल, कितने समय आपने यहाँ पर प्रैक्टिस की और किस प्रकार की तैयारी करके आप गए थे कि आपने सोचा था कि यहाँ पर हम किस प्रकार का? मैंने 1 महीने पहले से पता किया था। मैंने आप जाने वाले लखनऊ तो तैयारी कर हम तैयारी कर रहे थे। कम से कम समय में हमने तैयारी की तो आ जाकर जिले से कितने लोग शामिल हुए? जिले से बड़वान जिले से 2 ही थे, बाकी भोपाल से थे। माता पिता की क्या प्रतिक्रिया है? माता पिता हमें तो सपोर्ट करते हैं। हमें खेलने के लिए आगे बैठने का भी मना नहीं करते। और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम भावेश सुनील पाटिल, मैं कक्षा 11वीं में अध्ययन करता हूँ। मैं ग्राम डुंडवाड़ा का निवासी हूँ। मैं जो राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहा हूँ अभी बहुत अच्छी बात है और आगे इससे अच्छा खेलने का ट्राई करूँगा। आपके परिवार में पिताजी वगैरह क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं, तो बहुत मेहनत से मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या लक्ष्य रहेगा आपका? मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने डुंडवाड़ा और पानसेमल के लिए गोल्ड मेडल राष्ट्रीय टीम में बहुत की बात है कि हमारे पानसेमल नगर से श्री साहिल विनोद जी कोहली और डुंडवाड़ा ग्राम से भावेश सुनील जी पाटिल, ये दोनों बच्चों ने पानसेमल नगर ही नहीं, डुंडवाड़ा नगर ही नहीं, बल्कि पूरे बड़वानी ज़िले से ये 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। जो अंडर 18 में इनका लखनऊ में इनका सिलेक्शन हुआ। अब ये अंडर 18 में राष्ट्रीय लेवल पर इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए हमारे पूरे नगर ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे युवा तरुणाई आज देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ी है। तो हम पानसेमल नगर परिषद की ओर से मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और 15 अगस्त के दिन मैं पानसेमल नगर परिषद में इस भव्य कार्यक्रम में इन बालकों का भव्य स्वागत करूँगा। भाई साहब, आप यहाँ पर आए हो, आपने ग्राउंड भी देखा यहाँ पर, किस प्रकार उन्होंने ग्राउंड पे प्रैक्टिस करके आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? क्या क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा, मतलब नगर वासियों के लिए ऐसा कोई खेल के लिए कुछ किया जाएगा जिससे कि आगे और प्रतिभाएं यहाँ से निकल के आगे अपना जय बजरंग व्यायामशाला और जय बजरंग जो टीम के नाम से बच्चे खेल रहे हैं, और एक छोटा सा मैदान जो सामान्य मैदान है उस पर खेलकर ये बच्चों ने आज अपने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं और उत्तर प्रदेश में भी और आज राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि इन बच्चों ने सुविधा नहीं होने के कारण भी बहुत अल्प समय में इन लोगों ने जो प्रगति प्राप्त की है, उसके लिए हमने पानसेमल नगर परिषद की ओर से हमारे बीच में हमारे जिले के आदरणीय जिला महामंत्री अनूप जी मिश्रा भी है। हम लोगों ने एक प्लानिंग की है जो यहाँ पानसेमल में और पानसेमल के क्षेत्र में कई युवा खिलाड़ी है और उनको में प्रतिभाएं भी है, पर संसाधन की कमी के कारण
जितना वो आगे बहुत ज़्यादा आगे पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहे हैं। और ये काम और इनको ये साधन संसाधन देने का काम नगर परिषद पानसेमल करेंगी, ये पूर्व आश्वासन के साथ में बताता हूँ। धार शहर के निहाल नगर में एक के बाद एक दो आत्महत्याओं के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 15 मार्च को दीपक नामक युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी और इसके ठीक 7 दिन बाद 22 मार्च को 20 वर्षीय निकिता पिता गणेश ने भी जहरीला पदार्थ सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। निकिता की आत्महत्या की खबर मिलते ही परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद निकिता का शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। युवक और युवती के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे उनकी आत्महत्याओं के पीछे के कारणों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं है, मृतका निकिता का आत्महत्या करने का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह खुद को जहरीला पदार्थ सेवन करते हुए रिकॉर्ड कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर नौगांव थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि निकिता का मोबाइल लॉक होने के कारण अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस ने मृतका की कॉल डिटेल निकाल ली है और गहराई से जांच कर रही है। आखिर इन दोनों आत्महत्याओं के पीछे क्या वजह थी, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सर, एक लड़की ने सुसाइड किया और उसने वीडियो भी अपना वायरल किया, क्या है पूरा मामला? ये निहाल नगर में एक 20 वर्षीय युवती निकिता नाम की थी, जिसने शनिवार को जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड किया था। अस्पताल से सूचना प्राप्त होने पर थाना नौगांव में उसके संबंध में मामला दर्ज किया गया है और घटनास्थल को सील करके उसकी विधिवत जामा तलाशी ली गई है तथा उसका मोबाइल रिकवर किया गया है। अभी चूँकि मृतका के परिजन उसको लेकर देवास गए हुए हैं तथा उनके विस्तृत कथन नहीं हो सके हैं और मोबाइल भी उसका लॉक होने की वजह से ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मृतका की कॉल डिटेल आदि निकाली गई है। उसने किस कारण से सुसाइड किया, इसके संबंध में बारे में जांच जारी है। सर, बताया जा रहा है इसके कुछ दिन पहले भी एक लड़के ने सुसाइड किया था, तो उसके साथ में इसके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। ये अभी जांच का विषय है। जब तक जांच में पूरी तरह से तथ्य नहीं आ जाते तब तक इस संबंध में कुछ कहना जरूरी है। मुरैना जिले में रेत माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रही मौत, कभी किसी सरकारी कर्मचारी पर किया जाता है हमला, प्रशासन बना बैठा है मौन। ऐसा ही मामला कल रात हुआ। देवगढ़ थाना क्षेत्र के लोहरीपुरा गांव की पुलिया पर तेज रफ्तार 4 ट्रैक्टरों की भिड़ंत हो गई, जिसमें कुछ ट्रैक्टर पलट गए। इस दौरान एक बाइक सवार खिरका निवासी राजवीर शिकरवार ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी वाहनों को जब्त कर देवगढ़ थाने में रखा गया। वहीं कुछ दिन पहले कृषि मंत्री से जब रेत माफियाओं के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, मुरैना में तो कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। मुरैना जिले में राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि दबाव में जिला प्रशासन भी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। क्या हो गया? रेत अम्बा में वन कर्मियों पे हमला किया है। और सर, वन कर्मियों पे हमला किया है रेत माफियाओं ने, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करे। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कोई रेत माफिया पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। धरातल पर उतर रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर संभाग की 25 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी। इस अवसर पर उन्होंने निवेशकों को शुभकामनाएं देते हुए रोजगार सर्जन व आर्थिक समृद्धि की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ। विकास की यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी और आने वाले समय में प्रदेश के 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में विक्रम महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित पौराणिक फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में
अतीत की कालजयी फिल्मों का चित्रण किया गया। भगवान श्री कृष्ण के 5000 साल पुराने अद्भुत जीवन प्रसंग और पौराणिक कथाओं को सजीव करती फिल्में संस्कृति और अध्यात्म का अनूठा अनुभव कराती हैं। उज्जैन में 2028 का सिंहस्थ अद्भुत और भव्य होगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। विकास की गति को और तेज करने के लिए जल्द ही मेट्रोपॉलिटन प्लान भी आने वाला है। उज्जैन में जगह जगह विकास कार्य जारी है। व्यापार मेला चल रहा है। IT पार्क का निर्माण हो रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय में डेयरी कोर्स की शुरुआत। उधर झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा। बदलते समय के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोग होटलों से आगे बढ़कर अपने घरों में होम स्टे की शुरुआत कर रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी का गौरवशाली अतीत। उज्जैन का समय हर युग में रहा। प्रदेश में औद्योगिकरण की दिशा में हमने बाबा महाकाल की नगरी से नई शुरुआत की। उज्जैन से संभागीय कार्यक्रमों की शुरुआत के बाद हर संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ। उज्जैन संभाग में अभूतपूर्व निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। प्रदेश सरकार अपने हर कमिटमेंट पूरा कर रही है। आज विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन लोकार्पण के साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से 73 इकाइयों को 441 रुपये करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित की जा रही है। उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक नई करवट ले रहा है। ऐसे समय में विकास के सारे कीर्तिमान आज ही आप देखो, लगभग 27 फैक्ट्रियों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का अपना उज्जैन 1250 करोड़ की अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये नहीं लगातार चल रहा है ये सिलसिला। आने वाले समय में अकेले अपने प्रदेश के अंदर 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 21 लाख लोगों को, ये अपनी इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के बाद 21 लाख लोग, और सब प्रकार के विकास के मामले में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं। और अब तो आलू लगाना, अब सब नर्मदा जी का पानी आ गया है, हम सबको मालूम है। इधर से खान का पानी भी निकल के जा रहा है। अब नीचे का नर्मदा के गंभीर के नीचे वाले हिस्से में ऊपर का पानी अपने पीने के काम में आएगा, और नीचे का पानी आगे वालों को भी आएगा, क्योंकि डैम बन गया तो नीचे वाले बोलते रहते थे। अब आने वाले समय में पार्वती, काली सिंह, चंबल का पानी भी उज्जैन जिलों को मिलने वाला है। एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। के बजट को 5 साल में डबल करेंगे। 3.25 लाख करोड़ का बजट हमने अपनी पिछली सरकार के माध्यम से लिया था, और हमने आपकी बार 4,21,000 करोड़ का बजट 15% से ज्यादा का बजट बढ़ाया है। और उससे आगे बढ़ाते हुए ये हमारी लाडली बहनाओं सहित सारी योजनाएं चालू है, कोई योजना बंद नहीं हुई। और ये आने वाला सिंहस्थ भी ऐसा सिंहस्थ होगा कि दुनिया देखती रहेगी। अद्भुत प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सारे वो प्रबंध कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उज्जैन जाना जाएगा। और जो एक बार उज्जैन आए वो बार बार आने की इच्छा होगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहा है। अभी तो हमारे पास जो ब्रिज बनने वाले हैं, जो प्लान बना है, वो प्लान के आधार पे वाकई में अद्भुत बनेगा। आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो वाकई हम तो अपनी अपनी उम्र लेकर के लिमिटेड आए हैं, लेकिन ये अवंतिका नगरी जिसका कभी अंत नहीं होगा, परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य बाद हमको मौका मिलता है। ईश्वर करे इस समय का क्षण क्षण और मिट्टी का कण कण हमारे सबके लिए काम आए, इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। महाकाल विक्रमादित्य, गौरवशाली अतीत, और गौरवशाली ऐसा अतीत जिसके लिए दुनिया के कोई भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में अपनी कोई कीर्ति पताका, अपनी प्रसिद्धि रखता हो, हर एक कोई लालायित होकर के अपने इस उज्जैन से संबंध जोड़ना चाहता है। कोई एक बार नहीं, कोई एक काल में नहीं, हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका महत्व हो। हमारे लिए एक से बढ़कर एक ऐसे शासक जिनके बारे में कल्पना करो तो अटपटा लगेगा। हमने सबने अपनी करेंसी में अशोक चिन्ह देखा होगा, अशोक चिन्ह जिसमें हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर गाय और शेर एक घाट पे पानी पी रहे हैं, लेकिन अशोक चक्र जो लगातार चलायमान 24 घंटे, तो ये काल की नगरी का चक्र है। सच्चे अर्थों में हमारा ये जो पहिया है रोज चलायमान है। हर एक के जीवन में ये समय आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कोई नगर का आज समय रहेगा, कोई देश का आज समय रहेगा, किसी का कल रहेगा,
लेकिन इस नगरी का समय हर युग में रहा है। ये सौभाग्य की बात है, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है। इसलिए कला, संस्कृति, इतिहास, व्यापार, जिस भी क्षेत्र में चाहो, और एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम अपने विक्रम मेले के अंदर इसका आयोजन कर रहे हैं, तो विक्रमादित्य का तो नाम ही ऐसा है। बोले सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। क्या उद्योग व्यापार मेला चल रहा है, कितने लोगों ने गाड़ियां ले ली, क्या क्या धूमधाम से लोग अपने, जहां देखो जहां MP तेरा सब दूर MP तेरे ही दिख रहा है। ऐसा माहौल बन गया चारों तरफ। अपने इस शहर के अंदर अब चारों तरफ निगाह दौड़ाओ तो ऐसा लगता है कि कई जगह बच रही कि नहीं बच रही। हर जगह कोई ना कोई काम चल रहा है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जो IT पार्क बन रहा, ये IT पार्क अपने लिए नहीं है, इसका भागीदार इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। जोरदार अभिनंदन करो। हमने सबको कहा है कि सब संस्थान अपने पैरों पे खड़े हो, जो जिस तरह से बढ़ सकता हो उस तरह से बढ़े। झाबुआ मेडिकल कॉलेज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से जाके झाबुआ में अपने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अरे सरकारी संस्थाओं को भी आगे बढ़कर प्रदेश के विकास के योगदान में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। ये अपना उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ डेयरी टेक्नोलॉजी का पहली बार कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो। जब दूध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो डेयरी के लिए भी हमारे प्रशिक्षित लोग चाहिए, डेयरी के उत्पादन में उनकी भूमिका होना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा हर क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स, जिन कोर्स के माध्यम से युवाओं की जिंदगी में बदलाव आए, उनकी भूमिका प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में हो, ऐसे सारे कोर्स को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। समान रूप से उनके लिए वो अवसर भी दे रहे हैं जिसकी आज आवश्यकता है। समय कैसा बदला है कि आज आप बताओ कि कौन सा होटल, और अभी तो आप जो देख रहे हो, होटल तो छोड़ो, घरों के अंदर धार्मिक पर्यटन के लिए लोग अपना होम स्टे करने आ रहे हैं। और में बदलते समय में हमारे अकेले 2022 के बाद उज्जैन में आने वालों की संख्या 7 करोड़ हो गई है। 7 करोड़, बताओ आपको ये कल्पना कर सकता है क्या, जिस प्रकार का समय बदला है। बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन का भी हमारे पास प्लान आने वाला है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, ये 5 जिले के पूरे एक प्लान के अंतर्गत इंदौर पूरा, उधर पीथमपुर से धार का हिस्सा मिलाते हुए बड़नगर के पास से जहां जहां औद्योगिक इलाका है, उधर नागदा, इधर घटिया के पास बांध का पूरा बेल्ट, और वहां से लगाते हुए मक्सी, और मक्सी से देवास के पास सोनकस से, तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन का एक नक्शा बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये समूचा अवंती क्षेत्र के नाते से जाना जाता था, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सदैव उत्कर्ष की नगरी रहा है। परमात्मा चाहेगा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर दिखेगा। इस बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही, और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भोपाल के पास सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगातार रायसेन के बाद विदिशा से होते हुए हमारी राजधानी का भी मेट्रोपॉलिटन के लिए पैसे रख दिए, और आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले, फिर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिले, भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में 25 साल का मध्य प्रदेश कैसा बनना चाहिए। जब मैं यहाँ बैजनाथ के धाम से देखता हूँ तो मुझे वहां से भी आशीर्वाद मिलता है। बगलामुखी माता का भी आनंद है। आने वाले कुंभ मेले के लिए भी हमारी सरकार सब तैयारी कर रही है। किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। सारे प्रबंध करके हमारा इलाहाबाद का प्रयाग का कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ सिंहस्थ कहलाता है, ये सिंहस्थ भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे प्रबंध हमारे द्वारा किए जाएंगे। आज मैं आपके बीच, महाराज जी, हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूँ तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में
10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया है 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया है। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जब ये इसके आयोजन की रचना बनी तो हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल और धार्मिक फिल्म फेस्टिवल, ये भी बड़ी चुनौती की बात थी। लेकिन ये हमारी कला संस्कृति की सभ्यता के अतीत के उस सुंदर पृष्ठों में से एक है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सब चीजों को खोल करके दिखाने की जरूरत है, तो अतीत की कालजयी पिक्चरों को भी जब आप लाए तो लगभग 100 साल पुरानी पिक्चरों का भी आपने प्रदर्शन किया। भगवान कृष्ण के 5000 साल पुराने अतीत के उन पृष्ठों को, अब ये भी कितना अलग प्रकार का माहौल है, अलग प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये संस्कृति का आधारभूत मूल तत्व है। जब मूक फिल्में बनी तो राजा हरिश्चंद्र से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई तो राजा हरिश्चंद्र से बनाई, और हरिश्चंद्र की कहानी हो, विक्रमादित्य आ गई 50-100 साल पहले, क्या 70-80 साल पहले है ना, 1945, तो 25 कितने हो गए, 80 तो हो गए। 80 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य आ गई, जैसे यहाँ खुद पृथ्वीराज कपूर अभिनय करने भी आए थे। नाटकों का दौर था उस समय तो, लेकिन ये पिक्चरों के अंदर और दौरों में से निकाल करके उस अतीत के पृष्ठ के साथ आज के साथ भी उसको समसामयिक करने का प्रयास किया। और हमारी जो अंदर की थातियां हैं जिनके कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ता है, उन संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब अपने यहाँ चाइना का राष्ट्रपति आकर के हमारी अपनी अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे वो उनको वहाँ नदी के रिवर फ्रंट में ले जाते हैं, मोदी जी दिखाते हैं, तमिलनाडु के मंदिरों के देवालयों के दर्शन कराते हैं। ये जो हमारी कला संस्कृति सभ्यता का इतिहास जो है, इसी से तो परिचित कराने की जरूरत है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 250 साल पहले भगवान महाकाल का मंदिर बनाया। मंदिर के अंदर पूरे मंदिर की विशेषता है कि ना कोई सरिया उसमें लगा है, ना सीमेंट उसमें है, इतना भव्य देवालय खड़ा है। ये हमारी पुरानी कितनी बड़ी धरोहर है। और केवल वो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ के ले गए, उस तोड़े गए सोमनाथ के मंदिर चांदी के दरवाजे को महाजी सिंधिया वापस लगभग 200-250 साल पहले वहां से लेकर के आए और उज्जैन के गोपाल मंदिर में लगा करके हमारा वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया। ऐसी कई सारी चीजों को पुनर्रेखांकित करने की जरूरत है, फिर स्थापित करने की जरूरत है। विक्रमोत्सव के माध्यम से हम उस सुशासन के काल की बात कर रहे हैं, उनकी विशेषता की बात कर रहे हैं, और उनका जो विराट व्यक्तित्व है उसमें सारे आयाम समाये हुए हैं। इसलिए विक्रमादित्य बात कर रहे हैं तो विश्व की बात करना पड़ेगी, और विश्व की बात करना पड़ेगी तो इसी प्रकार के विषय लाना पड़ेंगे जो विश्व से हमको जोड़े। हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया, 70,000 करोड़ की योजना बनी, 70,000 करोड़ की, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की हर किसान के खेत पे पानी पहुंचे, हर एक के जीवन में बदलाव आए, इसलिए हमने उसका भूमि पूजन किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं आपके इस क्षेत्र के अंदर। और कुंडालिया क्या कहोगे, हमारा तो आगर जिले को भी नंबर 1 का जिला बना के छोड़ेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आग लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार के प्रयोग करते हुए उद्योग के मामले में भी अभी आगर में गुंजाइश बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उद्योग आगर में भी लगेंगे, इसका प्रयास हमारे द्वारा होगा।
हमने प्रयास किया है जब से सरकार बनी है, हर महीने औद्योगिकरण के लिए ऐसे ऐसे स्थान पर पहली बार औद्योगिक समिट की जहां पहले कभी नहीं हुई थी। हमारा एक उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम एक एक संभाग में लगातार अभियान चलाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आए तो 30 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए। 30 लाख करोड़ के, किसको कहते हैं 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं, तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा, इससे ज्यादा आनंद कहां आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। और क्या किसान, क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। हमने अपनी संभागीय यात्रा की शुरुआत भी इसी नगरी से की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा ने क्या आशीर्वाद दिया है कि लगातार 8 संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, जो भूतन पहले अभी हमारे इस आजादी के बाद के काल से परमात्मा का विशेष आशीर्वाद हमको मिला कि उज्जैन में पहली संभाग स्तर की निवेश संबंधी उद्योगों के स्थापना कराने का संकल्प एक तरह से हुआ था। और उसका बदला कैसा आया कि यहाँ से शुरुआत हुई। पहली बार ही हमारी संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के एमओयू उज्जैन के लिए हुए। ये सौभाग्य की बात है। 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन के अलावा हुई, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, इधर नर्मदापुरम, शहडोल। लेकिन सबसे ज्यादा निवेश कहीं मिला था तो यहां से मिला था विक्रम उद्योगपुरी, ताजपुर। मिर्जापुर में सलसलाई थाना क्षेत्र के बड़ी गांव में एक युवक ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर सलसलाई पुलिस मौके पर पहुंची। सलसलाई थाना प्रभारी जनक सिंह रावत ने बताया कि मृतक की पहचान देवेंद्र गुर्जर के रूप में हुई है। उसने अपने पिता धन सिंह गुर्जर की लाइसेंसधारी 12 बोर बंदूक से खुद को गोली मार ली। सिर में गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ की है। ग्राम बाड़ी गांव का मामला है। रात को 10 बजे के लगभग की थाने पर सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे थे, मैं भी गया था, टीआई साहब भी गए थे। तो वहाँ पर एक देवेंद्र पिता धन सिंह जाति गुजर, वो परिजनों के द्वारा बताया कि वो शराब पीने का भी आदी था और अपने पिता के लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से उसने आत्महत्या कर ली और बताया कि आज के बाद मुझे नहीं जीना है। ऐसा करके उसने आत्महत्या की गई है और आगे जांच की जा रही है। जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। मांडलेश्वर पुलिस ने हाई टेंशन विद्युत लाइन से तार चोरी करने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के 5 आरोपियों सहित चोरी का माल खरीदने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लगभग 455 किलोग्राम 4.55 क्विंटल हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार पुलिस ने किए जब्त। जब्त शुदा तार की कुल कीमत लगभग 1,50,000 की जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 4 मोटरसाइकिल कीमत लगभग 2,30,000 रुपए व चोरी करने में उपयोग किए गए औजार भी किए गए जब्त। मंडलेश्वर थाने पर फरियादी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड उप संभाग निमरानी ने थाना मंडलेश्वर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई की। सर्चिंग के दौरान टावर नंबर 176 से 177 व 167 से 168 पावर हाउस गैट्री जलूद से टावर क्रमांक 182 से 181 के टावर के कुल 16 कंडक्टर तार जिनकी लंबाई करीबन 1800 मीटर के ऊपर एल्यूमिनियम भाग कीमती करीबन
2 लाख रुपए का। कोई अज्ञात व्यक्ति टावर से कंडक्टर तार को काट कर नीचे गिराकर चुरा कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में द्वारा आरोपियों को पकड़ा। उनके द्वारा बताए गए कबाड़ियों को भी गिरफ्तार किया व उनके कब्जे से चोरी किया गया मशरूम का 455 किलोग्राम 4.55 कुंटल हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार कीमत लगभग 1,50,000। घटना में प्रयुक्त 4 मोटरसाइकिल कीमत लगभग 2,30,000 रुपये व चोरी करने में उपयोग किए गए औजारों को निम्नानुसार विधिवत जब्त कर गिरफ्तार शुदा आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया। सर, पुलिस ने जो एस कुमार डैम में जो हाई टेंशन लाइन लगी है उसके चोरों को पकड़ा। सर, क्या मामला है सर चोरी का? दिनांक 17 और 18 तारीख की रात के बीच में जो एस कुमार डैम से पीतमपुर तक जो हाई टेंशन लाइन गई है उस हाई टेंशन लाइन के कुछ वायर चोरी किए गए थे, इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाने में उसकी एफआईआर की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीपी साहब ने प्रकरण के जल्द से जल्द खुलासे के संबंध में निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में इस घटना को देखते हुए हमने आसपास के क्षेत्र में हमारे जो मुद्रित तंत्र है उनको सक्रिय किया और आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको खंगाला था। तो कल हमको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग वही घटना स्थल पे जहां से तार चोरी हुए थे वहां बचे हुए तार चोरी करने आने वाले हैं। हमने घटनास्थल के आसपास एम्बुश लगा के चोरी करने आए लोगों में से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। रात्रि का समय होने से उसमें से 3 लोग भाग गए और इन लोगों द्वारा जो पूर्व में तार चोरी किए थे वो जिन कबाड़ियों को जिन्होंने तार बेचे थे उनको भी हमने 2 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना में हमने 1.5 लाख रुपए का हमारा जो चोरी गया मशरूम का था वो बरामद कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त किए गए औजार और इनसे 2,30,000 रुपए कीमती की 4 मोटरसाइकिलें भी जब्त की है। प्रकरण में जो 3 आरोपी फरार हैं उनकी भी तलाश जारी है और जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा। ठीक है सर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गोंडवाना एक्सप्रेस में किन्नरों ने एक युवक आदर्श विश्वकर्मा की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि किस बात को लेकर यह घटना हुई है इसका पता नहीं चल पाया है। किन्नरों की पिटाई से ट्रेन में हुई थी युवक की मौत मामले में आरपीएफ कर्मचारियों पर कार्यवाही। ट्रेन में चलने वाले आरपीएफ कर्मचारियों पर कार्यवाही। 2 उप निरीक्षक सहित 3 सस्पेंड, 4 कर्मचारियों की विभागीय जांच शुरू। गंजबासौदा में हुआ है मामला दर्ज। आरोपी अभी पकड़ से बाहर हैं। मृतक का नाम अशोक विश्वकर्मा बताया जा रहा है। आरोपियों की तलाश जारी है। आरपीएफ कमांडेंट ने की पुष्टि। इंदौर की कुटुंब न्यायालय में जैन समाज से संबंधित विवाह विच्छेद का मामला दायर किया गया था, जिसमें पति पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जैन समाज हिंदू धर्म से अलग है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के नियम उन पर लागू नहीं होते। इस तर्क के आधार पर कुटुंब न्यायालय ने मामला खारिज कर दिया। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ शिखा जैन ने एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट के डबल बेंच में दायर की थी। इस पर शिखा जैन की अधिवक्ता वर्षा गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जैन समाज की सभी विवाह रीतियां हिंदू विवाह रीतियों के अनुरूप हैं और इसलिए जैन, बौद्ध और सिख समाजों पर हिंदू मैरिज एक्ट के सभी नियम लागू होते हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया कि जैन समाज पर हिंदू मैरिज एक्ट के सभी नियमों का पालन करना होगा और इसी के अनुसार तलाक के मामलों में भी वही नियम लागू होंगे। इस फैसले से न केवल जैन समाज के विवाह संबंधी मामलों में सहूलियत मिलेगी, बल्कि लंबित मामलों में फैसले देना भी अब आसान हो जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद जैन समाज के विवाह संबंधी प्रकरणों में तेजी से निपटारा हो सकेगा। क्वेश्चन आंसर करेंगे, डायरेक्ट बोलूं?
हम मतलब जो अभी जैन समाज का मैटर चल रहा है उसमें आपका पक्ष क्या है, सामने वाला का क्या है? एक्चुअली एक जैन दंपति थे जिनके लिए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका हमने फैमिली कोर्ट इंदौर में लगाई थी। फैमिली कोर्ट इंदौर में जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल जज थे, 6 महीने से मैटर चल रहा था, जबकि वो परिपक्वता का समय आया तब उन्होंने ये बोलकर उस मैटर को लौटा दिया कि क्योंकि ये जैन समुदाय के हैं दोनों दंपति और जैन समुदाय माइनॉरिटी में आता है, दैट इज अल्पसंख्यक में आता है, तो अब इनको हम यहाँ पर इसको नहीं सुना जा सकता क्योंकि हिंदू विधि के कानून में इनकी श्रेणी में ये नहीं आते। जबकि खुद हिंदू विधि कानून में, हिंदू एक्ट में, सक्सेशन एक्ट में, जितने भी हिंदू लॉ से रिलेटेड एक्ट है सब में ये चीज वेरी क्लियरली लिखी हुई है सेक्शन 2 में कि जितने भी हिंदू हैं वो तो इस कानून से जुड़े हुए हैं ही हैं, उसके अलावा बुद्ध, जैन और सिख, इनको भी इस कानून का लाभ दिया जाएगा और उनको भी हिंदू माना जाएगा। उसके बावजूद एक ऐसा ऑर्डर फैमिली कोर्ट इंदौर ने पारित किया। इस ऑर्डर के बाद साथ में इसी तारतम्य में करीब 28 पिटीशन उन्होंने उड़ाई और उन्होंने ये बोला कि ये जो इसमें जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं वो सब इसमें आ गए और माइनॉरिटी के जितने भी राइट्स हैं वो उनको नहीं मिलेंगे 2014 के बाद में। अब इसके बीच में एक चीज हुई कि हमने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में तुरंत हाईकोर्ट फाइल किया। 8 फरवरी को ये ऑर्डर आया और एक चीज जो इस ऑर्डर में हमने जब देखा तो उस कोर्ट को इस तरह का ऑर्डर पास करने की अथॉरिटी नहीं थी। उनको इस केस को या तो हाई कोर्ट को रेफर करना था या आगे बढ़ा देना था क्योंकि किसी भी लॉ के अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। जब हमने हाई कोर्ट में इसकी अपील लगाई तब रिट पिटीशन में हमारे यहाँ पर ऑनरेबल रूसिया साहब और गजेंद्र सिंह साहब जो जज थे उनके भी साथ में ये चीज हुई और उसमें ये चीज डिसाइड हुई कि इस केस को हम 18 मार्च को सुनवाई के लिए रखेंगे। 18 मार्च को बोर्ड चेंज हुआ। डबल बेंच में जो डिवीजन बेंच था उसमें जस्टिस कुलगांवकर एंड जस्टिस धर्माधिकारी ये दोनों ने इस बहस को सुना। बहस कभी 1 घंटे करीब चली और उस बहस में हमारा पक्ष ये रहा कि जैन विधि लाया कहाँ से। जैन कानून हिंदू वर्ग का ही एक हिस्सा है, हिंदू ही है जैन भी और कोई भी अभिन्न अंग है वो। और उसके साथ साथ जो विवाह की उन्होंने लिखा था कि सप्तपदी से विवाह नहीं होता, उनके ऑर्डर में, उनके 9 पेज के ऑर्डर में उन्होंने लिखा था कि सप्तपदी से विवाह नहीं होता, जबकि जैन जिनवाणी जो इनका ग्रंथ है उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कैसे विवाह होता है। और विवाह में आपके साथ जैन समाज में जो विवाह होता है उसमें भी फेरे होते हैं, उसमें भी पानी ग्रहण संस्कार होता है, उसमें भी कन्यादान होता है, उसमें भी सब चीजें होती हैं। जब इन सब चीजों को पक्ष को रखा गया, सेक्शन 2 के सारे एक्ट के बारे में बताया गया और कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हमने दिए जो 2014 के बाद में आए और जैन दंपत्ति के विवाह विच्छेद हुए, वो सब हमने जब रखे तो इस बात को माना और सराहा। और उसके बाद में एक आदेश जो सोमवार को आया और उस आदेश के तहत जितनी भी पिटीशन उन्होंने की थी उसके लिए ये कहा गया कि ये एक प्रियम्बल जजमेंट है जिसमें जैन समाज को वही अधिकार प्राप्त है जो हिंदू समाज को है, हिंदू विवाह अधिनियम के। इसमें फरियादियाँ कौन है? फरियादियाँ मेरे ही कलीग हैं, ये शिखा जैन जो कि खुद एक एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, और सामने से जो थे वो थे नितेश सेठी और उनके एडवोकेट उनके अलग थे। आपका नाम बताइए। मैं वर्षा गुप्ता एडवोकेट, पिछले 21 वर्षों से यहाँ पर प्रैक्टिस में हूँ, हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के मैटर्स देखते आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, महू से मानपुर जा रही एक खाली आयशर ट्रक में लगी आग। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने पर ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान तत्काल ही अग्निशमन वाहन ने लगभग 20 मिनट में मौके पर पहुंचकर लगभग आग पर काबू पाया।
अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। रामनवमी का त्योहार आ रहा है, पूरे देश के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ज्यादा रोक टोक कर देता है, वह नहीं होना चाहिए। कभी कभी बयान आ जाता है कि लोग अयोध्या न आए, ऐसे बयान में नहीं आने चाहिए। रामनवमी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार जिला प्रशासन अच्छी व्यवस्था करेगा। सरकार पर विपक्ष की टिप्पणी पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विपक्ष की आत्मा में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा प्रवेश कर गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहां बेचारे बुजुर्ग हैं, सांसद उनका सम्मान कीजिए। नहीं, एक रामनवमी का त्यौहार आ रहा है और पूरे देश के लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन जो ज़्यादा रोक टोक कर देता है वो नहीं होना चाहिए। और जो कभी कभी बयान आ जाते हैं कि अयोध्या नहीं आना चाहिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामनवमी पर लाखों की संख्या में पहले से भी श्रद्धालु आते हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। विपक्ष तो इस समय हम देख रहे हैं, हमने बोला भी है कि विपक्ष के आत्मा में है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है इनके शरीर में, इसलिए इनके समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बेचारे बुजुर्ग आदमी है, सम्मान कीजिए। इंदौर के मूसाखेड़ी चौराहे पर मकान की तीसरी मंजिल पर उस वक्त आग लग गई जब घर में महिला चाय बना रही थी। आग लगने के दौरान बच्चे घर में फंस गए थे। रहवासियों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला। कुछ देर बाद आग लगे गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे सिलेंडर के परखच्चे उड़ गए। धमाका होते ही सड़क पर चल रहे लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग में गृहस्थी का सारा सामान जल गया। कुछ दिनों बाद घर में लड़के की शादी होने वाली है। शादी की तैयारी पर आग ने पानी फेर दिया। आग में लाखों रुपए के नगद और शादी के लिए खरीदे गए नए कपड़े जलकर राख हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, निर्माणाधीन सीएम राइस स्कूल के पास एक दिन के नवजात शिशु का शव मिलने से मचा हड़कंप। नालछा पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। नालछा में कलयुगी मां ने नवजात को सीएम राइस स्कूल के पास कपड़े में लपेटकर फेंका। शव मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। स्कूली बच्चों ने खेलते वक्त नवजात के शव देखकर जानकारी दी। शव के समीप सीसीटीवी कैमरे लगा है। बताया जा रहा है कि जहां नवजात को फेंका गया है उसके आसपास स्कूल बाउंड्री में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस जाँच कर रही है। आज सर जो अपने शिशु मिला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, नालछा कस्बे में निर्माणाधीन सीएम राइस स्कूल के समीप ही एक नवजात शिशु का मृत अवस्था में शव मिला था, जिसकी तस्दीक हेतु घटनास्थल पर पहुंचे थे। शव मिला और उसमें मृतक शव के संबंध में थाना नालछा पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। कितने उम्र का होगा सर? कितने साल? ये पीएम के बाद ही पता चल पाएगा कितनी उम्र का। क्या नाम है सर? उप निरीक्षक राहुल चौहान, थाना प्रभारी नालछा। ठीक है।